नमस्कार, एनबीसी न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं मनीष शर्मा। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो भेड़ बकरी चराता था और भेड़ बकरी चरा के अपना जीवन यापन करता था। आज वही भेड़ बकरी चराने वाला चारागाह हर एक जहान में बसा हुआ है और उनकी एक इज्जत और सम्मान के साथ लोग उसकी इज्जत करते हैं और कहते हैं ये है हमारे गरीबों का मसीहा, ये है हमारे जरूरतमंदों का मसीहा, ये है हमारा एक हर एक का शहंशाह, वो है माधव सिंह उद्धट। आइए मिलते हैं आज माधव सिंह उद्धट से। बहुत बहुत स्वागत है माधव सिंह जी आपका। माधव सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका जो परिचय है वो काफ़ी मतलब एक यादगार है। गांव में होते हुए मतलब एक सुना है कि आप एक मतलब आदिवासी टाइप के गांव के रहने वाले हैं, वो परिचय बताइए आप कैसा है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार मुझे स्टूडियो में मौका देने के लिए। और परिचय जहाँ से शुरुआत है, जोधपुर जिले के और बीकानेर जिले के सीमावर्ती गांव है उद्धट गांव, जिसमें दोनों जिले लगते हैं। जोधपुर से लगभग 180-90 किलोमीटर दूर है और बीकानेर से 100 किलोमीटर दूर जी। उस गांव में मैं मेरे पिताश्री का नाम विजय सिंह है। उनके घर में मैंने जन्म लिया। मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो राजपूत क्षत्रिय 36 कौम की रक्षा करने के लिए ही पैदा होते हैं, और वो अपने उस कुल में सर्वप्रथम तो मैं भाग्यशाली था, तब मुझे क्षत्रिय कुल में। क्षत्रिय कुल तो पुराना था, क्या आज भी क्षत्रिय कुल का मतलब आप जो नाम बार बार क्षत्रिय होने के नाते यूज करते हैं, क्या वो वचन निभाते हैं? नहीं, इसमें सर बिल्कुल निभाते हैं। रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पण वचन न जाए। ये तो पुरानी रीत है, लेकिन रीत नहीं, जो अभी है, जो अभी क्षत्रियता है, जिनमें जिंदा है, 36 कौम को साथ लेकर चलने का हौसला है, संघर्ष है, और 36 कौम के दिलों में जो निवास करते वही तो क्षत्रिय होते हैं, वो तो है ही। तो मेरा धोरा धरती, हमारे गांव धोरा धरती में फेमस है, और उसी गांव में बिल्कुल एक किसान परिवार में, जो मेरे पिताजी भेड़ बकरी चराते थे, उसी परिवार में जन्म हुआ। और जन्म 5 भाई हैं हम, 3 बहनें हैं, और पिताजी अभी विराजमान हैं और माताजी भी बैठे हैं, और बहुत अच्छा ग्रामीण क्षेत्र है और अच्छा जीवन यापन कर रहे, जैसे भी संघर्ष के साथ। माधव सिंह जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? प्रारंभिक शिक्षा मैंने उद्धट गांव से की थी सर। शिक्षा कक्षा 8 तक उद्धट में की थी जी। 8वीं तक की पढ़ाई गांव में की, और उसके बाद में 8वीं के बाद में मैं 9वीं कक्षा के लिए खिदरत गांव है हमारे गांव के पास में, खिदरत गांव में हमारे कोई सर हैं रिडमल राम जी भील, हमारे अच्छे मित्र भी है और सर भी थे। उन्होंने मेरी हेल्प की और पढ़ाई करवाई। उसके बाद में मैंने 10वीं कक्षा की पढ़ाई भी वहीं की, और फिर 11th में मैं नागौर में किसी मित्रगण के माध्यम से वहाँ पढ़ाई की, और 12वीं में मैंने फलोदी हाई सेकेंडरी से मैंने 12वीं पास की थी। आपने 12वीं क्लास पास की है, उससे आगे भी कुछ पढ़ाई का? नहीं सर, आगे तो फिर आगे की कहानी तो आपको क्या बताए, बहुत लंबी चौड़ी है, और वो वक्त नहीं था, वक्त समय वाला वक्त था, लेकिन परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि आगे पढ़ भी नहीं सकते थे, और पढ़ने के लिए पास में कुछ था ही नहीं। तो क्या किया? उसके बाद में परिवार का पालन पोषण करने के लिए जिम्मेदारियां सर पे आ गई थी, और काफ़ी ऐसी सामाजिक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जो कह सकता हूँ, कोई कहते हैं ना हमारे संकट आए उड़ो, उस हालत में एक महान संकट से भी हम गुजरे थे, तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाए। ऐसा कौन सा संकट आया था जो आप महान संकट बताते हैं? महान संकट का ये कह सकते हैं कि एक बाहर पढ़ाई करने के लिए जी, गांव में अक्सर क्या होता है, जैसे हमारा गांव उद्धट है, उद्धट गांव में पहले जो पढ़ने लिखने वाले लड़के थे, वो सक्सेस घर से, जिनके घर में पहले से कोई नौकर है या घर में पैसे हैं, वही बाहर भेज सकते थे सर। आज गांव में घर में राशन पानी, मैं आपको एक छोटा सा एक पीछे की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, उस वक्त हम भेड़ बकरी भी साथ में चराते थे। कभी कभी स्कूल 7 दिनों में 2 दिन जाने का अवसर मिलता था। स्कूल से घर आते उस वक्त जो गाय के पोटे होते हैं, जिनको छाना बोलते हैं मारवाड़ी में, वो 1-2 कट्टे, मैं भी नहीं, मेरे पड़ोसी रिश्ते परिवार जितने भी हैं नज़दीकी क्षेत्र के, हमारे मोहल्ले के सभी साथी हम मिलकर वो कट्टे भर के वापस ला के फिर खाना खाते थे, क्योंकि हमें पता था अगर वो कट्टे भर के नहीं लाए और वो ही फिर झाल, जो ऊँट गाड़ी की झाल होती है, वो भर के बेचते, हमें पता है वो बेचने पर ही हमें कुछ संभव होगा, क्योंकि बड़ा परिवार है।
और भेड़ बकरी से जीवन यापन करना इतना संभव नहीं होता कि डायरेक्ट पढ़ाई कर सकते हैं। और फटी हुई पैंटें आज भी याद हैं। और जो ये सीमेंट का कट्टा होता है, उस कट्टे के अंदर जो थैली बनती थी 2 कसम वाली ऐसे, वो उससे भी या स्कूल जाने वो सब। आजकल के तो प्रथम कक्षा के बच्चे को भी पूरा सेटअप चाहिए, 2-2 3-3 ड्रेसें चाहिए। वो वक्त था। और उस वक्त में हमें ये नहीं कि माता पिता घर से रवाना करके अभी जो करते हैं ना, जैसे बच्चा फॉरेन जा रहा है, टाटा कर रहा है, बच्चा स्कूल जाके आ रहा है 2 घंटे में, उस वक्त जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 चापड़ भी पड़ते थे और जाना पड़ता था। समय था और ग्रामीण परिवेश से थे और ज़रूरतमंद थे, इतने सक्षम नहीं थे कि बाहर पढ़ सके, इसलिए फिर वो जीवन यापन करते करते फिर आगे की शिक्षा नहीं कर पाए। अच्छा, असंभव थी। फिर आपने क्या किया? उसके बाद में सर जैसे ही 12वीं कक्षा पास की, जैसे ही वो शिक्षा मैंने उत्तीर्ण की 12वीं कक्षा फलोदी से जी। उसमें भी मैं साथ साथ में कुछ काम कर करके ही काम चलाता था। लेकिन उसके बाद में एक ऐसा संकट, मेरे माता जी जो कैंसर से पीड़ित हो गए, उनकी कोई गांठ थी और कैंसर से पीड़ित, उनके 2-3 बार ऑपरेशन हो गए और फिर 1.5 साल तक बीकानेर का पीबीएम कैंसर अस्पताल है बहुत बड़ा, उसके अंदर 1.5 साल तक उसी के अंदर रहे। उससे पहले हम ज़रूरतमंद जरूर थे, लेकिन बच्चों के साथ में मैं थोड़ा चंचल था और बदमाशी के लेवल में था, तो टाइगर टाइगर बोलते थे, थोड़ा बदमाश था, उस लेवल में था। लेकिन मैं जैसे 1.5 साल बीकानेर में मम्मी के पास रहा, मम्मी की सेवा की, और सेवा के अंदर जो 1.5 साल में जो भाव मुझे कभी पहले समाज सेवा का कभी दिमाग में ही नहीं था, लेकिन 1.5 साल जैसे मैं रहा हॉस्पिटल में, वहाँ पर ठीक है मेरी मम्मी के पास मैं था, मेरे भाई थे, मेरे अंकल जी थे, आते थे, मैं वहीं रहता था। और कुछ ऐसे माताएं सो रही थी जिनके बेटे नहीं हैं, जिनकी देख रेख में कोई नहीं है, जो जिनको बेसहारे कह सकते हैं। अब ये समझे कि अपन घर में इतने सदस्य होते हुए भी आज अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, इतने हैं तब, लेकिन जिनके कोई नहीं है उनके कौन होता है। तो किसी को कोई मार्केट से गोली ला के देते थे, वो मंगवाते, बेटा मेरी पर्ची लेके जाना, उनको कुछ जूस गोली देते थे, पैसे उनके ही थे, लेकिन उनके पैसे से उनको देते थे, उनके दिल से एक आवाज़ आती थी, भगवान भलो करे था। मतलब 1.5 साल में मैं इतना चेंज हो गया था जिसकी कोई हद नहीं। और वहाँ से जब मेरी माता जी को ही खून की ज़रूरत पड़ी थी और बड़े परेशान हुए थे, मुश्किल से मिला था, मैंने मन में वो 1.5 साल में मेरे जीवन में एक पिक्चर बन रही थी, अंदर कैमरे वैमरे लगे हुए थे, सारा कुछ अंदर ही हो रहा था। वो पिक्चर मेरी पूरे जीवन को ही चेंज कर दिया और हमने वो संघर्ष में जीत हासिल की। मतलब हमारे ये कह सकते हैं वडेरारी पुन्नाई आरडीआई वो सके, मेरी मम्मी अभी बिल्कुल स्वस्थ है और कैंसर से माधव लड़ सिंह कर जी, रही है। आपने कहा कि मेरा पूरा जीवन चेंज कर दिया, ऐसा क्या माहौल था और क्या ऐसी बात हो गई थी आपका जीवन ही चेंज हो गया? नहीं, वो सेवा भावी रूप देखा। अच्छा, मतलब पहले में ऐसे नहीं था, यही था बना बनेंगे, बनागिरी करेंगे। बनागिरी करेंगे। गांव में 25-30 लड़के थे, हाँ, छोटे आवारा छोटे टाइप बच्चे, की, मतलब आवारा चलते टाइप की, बदमाशी तो करना, बस हाउला करना, बस नहीं, तोड़ देना, रोड पे चलने योग्य हाँ, बदमाशी करना, वो है। ये काम और करते थे, मतलब यही करेंगे करके। 20-25 लड़के साथ में थे। हाँ। मैं थोड़ा बदमाश टाइप का था और चंचल था शुरू से ही, और कोई बस वाला किराया मांगता तो पाठा मार के, और बाहर से जो मास्टर डॉक्टर आते हैं उनको पीटना करना, मतलब अलग टाइप के विचार थे। जो अभी के चल रहे ना कि बदमाशी, उस टाइप के थे। वो बदमाश बनेंगे, वो बनेंगे, जो भी था। लेकिन उस बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल के 1.5 सालों ने मेरे जीवन को इतना चेंज कर दिया कि मैं आज इस मुकाम तक अगर पहुंचा हूँ, लोगों के दिलों में जगह बनाने का जो रास्ता अपनाया है मैंने। अभी तो कच्ची मुड़िया सड़क चल रही लोगों के दिमाग में, जिस वक्त मेरा हाईवे बन जाएगा ना, तो वो सारा का सारा मेरे 1.5 साल मेरे जैसे कहा जाता जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, तो मदर का जो कैंसर हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, ये मानता हूँ कि मेरा जीवन पूरा मेरा चेंज हो गया, जीवन सुधर मदर भी गया। आज हमारे बीच में है। अच्छा अच्छा, तो माधव सिंह जी, आपके पास तो कुछ था ही नहीं, मतलब समाज सेवा करने के लिए, तो आप मतलब दिमाग में कर रहे थे मैं समाज सेवा करूंगा, तो करने का विचार आया और आपने समाज सेवा के लिए आगे तत्पर हुए, तो हुए कैसे? सर इसमें बिल्कुल विचार तो, सपने तो ऐसे ऐसे सजा रखे थे। सपने तो सभी लोग सजाते हैं, मैंने भी सजाए, लेकिन वो फिर 2-3 साल कोशिश की, वो पूरे होने में नहीं दिख रहे थे। फिर भी सोचा यार जीवन में संघर्ष, कहते हैं संघर्ष करने में। मैं स्वामी विवेकानंद जी की और हमारे एक क्षत्रिय समाज में पूज्य तन सिंह जी, उनकी किताबें मैं अक्सर पढ़ता था, और आरएसएस के शिविर भी मैं करता था। वहाँ से मुझे थोड़ी शक्ति मिलती थी, हौसला मिलता था। क्या 12वीं क्लास पढ़ा लिखा लड़का और बकरी चराने वाला और मवाली टाइप का जो रहता है वो किताबें पढ़ता था?
नहीं, वो मेरे 1.5 साल का जो हॉस्पिटल का जीवन था उसके बाद में, पहले तो हम किताबें जो घर वाली थी वो भी फाड़ते थे, लेकिन वहां से मेरी जीवन में इतना बदलाव आ गया कि मैं पढ़ने पर मजबूर हो गया था। और फिर सेवा का भाव जो दिमाग में आया, जी। उस सेवा के भाव था, सपने थे, लेकिन सफल कैसे करें, वो कोई रास्ता नहीं था। सुना है, भगवान ने सुना है, या जो अब हम पुण्य का कार्य कर रहे हैं वो हमें दुआएं पहले ही मिल गई कि आने वाले हैं कोई, कहता ना भगवान को सब पता है। तो हमें कुछ ऐसे मित्रों से मिलाप हुआ जिन मित्रों की बदौलत हमने गांव से बाहर, पहले सिर्फ गांव में संगठन था, ओम बन्ना टाइगर फोर्स नाम की शुरुआत की, उस वक्त गांव से ही की थी। 5 लड़के थे, 5 अलग अलग जाति के थे जी। एक प्रजापत था पद्माराम करके, एक बबलू राणा ढोली जो वो था, और एक डूंगर पंचारिया जो ब्राह्मण था, और एक मेरे एक दो और मित्र थे जो हमारे साथ में, आदूराम मेघवाल था, हम और भी थे साथी, लेकिन शुरुआत में वो। और उस वक्त जुनून और जोश इतना था, इस ओम बन्ना टाइगर फोर्स जो नाम है इसको बढ़ाने के लिए, गांव में एक साइकिल थी जो ढोली समाज के किसी लड़के के पास थी, वो किराए के 2 रुपये लेता था, वो किराए के रुपए मंदिर में से चोर के लाते, उसको देते, साइकिल लेके पास में गांव है, लूणा है, खारिया है, नोकड़ा, वहां जाके, और जो कोयला होता है घर में, उस कोयले से बिजली के खंभों पर ओम बन्ना टाइगर फोर्स माधु सिंह डॉन ऐसा लिखते थे, उद्दट जैसे भी जो भी लिखते थे, जुनून था कि अपना नाम दिखना चाहिए। उस नाम को उस खंभों पे लिखते, बरसात आती, भीग जाते, गिर जाते, सोचे सपने बड़े सजा रखे। उसके बाद में हमें कुछ ऐसे मित्र मिले जो हम बाहर, सोच तो हमारी अच्छी थी, हम दबे नहीं सोच में, 3-4 साल तो संगठन गांव में ऐसे, और गांव का प्रत्येक व्यक्ति यही बोलता था, अपने बच्चों को दूर रखो, बिगाड़ देंगे। लोग डरते थे हमारे साथ किसी को भेजने से, हमारे साथ किसी बच्चे को गांव वाले देख लेते तो बोलते इनके साथ नहीं जाना चाहिए, मतलब आवारा कर दी थी। लेकिन क्योंकि छवि ऐसी बनी हुई थी। फिर हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत, मैं अगर नाम लूँ तो कम पड़ जाएंगे, बहुत सारे नाम है, लेकिन फिर संगठन को प्रदेश लेवल पर करने का विचार आया, जिसमें एक गोविंद सिंह भाटी करके हैं, सिड्डा के हैं, आज भी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, लेकिन उन्होंने और उनके और साथियों ने मिलकर बीकानेर में एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया, जिस दिन मैं मतलब मंच पे बैठा था, सामने काफ़ी भीड़ थी, मंच पे बड़े बड़े बीकानेर के नामी व्यक्ति बैठे थे, और मुझे खुशी हो रही थी, मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, और फिर भी सोच रहा था, आंख बंद करके भी खोलने की कोशिश की, कहीं सपना तो नहीं, लेकिन उसमें सहयोग करने वाले प्रत्येक का साथ, और उसमें मेरे को विश्वास हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने आगे की रूपरेखा तैयार की, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से पीबीएम हॉस्पिटल में मेरे जीवन को वापस नए तरीके में लाने का जो हौसला जागृत हुआ, पूरा मोड़ आया था, 2 साल बाद में एक ऐसा मोड़ आया कि सारे के सारे सपने चूर गए। वो कैसे? वही साथी जो आगे बढ़ाने के लिए सपने दिखे, या जिन साथियों ने बीकानेर में पहला कार्यक्रम कराया, मंच के माध्यम से करवाया, हो सकता है एक घर में जो 2-4 जने बैठे रहते वो भी झगड़ जाते हैं, वही कुछ छोटी बड़ी बात पर कुछ ऐसा हो गया, और कुछ मेरे पास कुछ था नहीं, तो जो मेरे साथ में साथी थे उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ियाँ थी, 3-4 साथियों के पास थी, तो उनके विचार आया मन में कि अपन कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, नाम माधो सिंह का होता है, गाड़ी अपनी, पैसे अपने। आपने सोचा कि फ्री फोकट में अपना नाम मिल नहीं, क्या आपने ये सोचा होगा? मैं नहीं सोचा, मैं तो कहता हूँ दोस्तों की मेहरबानी है, मैं जब जाके खड़ा रहता सबसे पहले उनका ही नाम लेता था, धन्यवाद है, मैं इनकी वजह से हो रहा है। उसके बावजूद भी उनके मन में विचार आया कि हो जाती है नेगेटिविटी, इंसान है हम, गलतियाँ भगवान से भी हो जाती है, तो अपन तो एक भगवान के भेजे हुए हैं, तो अब उसमें उन्होंने विचार बना के, और एक रात में हमारी एक प्रदेश कमेटी बनी हुई थी, वो साथी सब देखेंगे भी और महसूस भी करेंगे, और आज भी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने प्रदेश कमेटी एक रात में 11 में से 9 लोगों ने एक साथ इस्तीफे दे दिए, और मतलब इतना टूट चुके थे, मतलब कुछ हमारे नहीं चाहने वाले थे, चल गया संगठन, कुछ नहीं कि काम करो कोई, उसमें फिर व्यक्ति इतना टूट जाता है वैसा कि अब क्या बताएं, मतलब वापस खड़ा होने की कोई हिम्मत नहीं कर सकते थे, कोई हिम्मत नहीं कर सकते थे। हमने सोचा एक बार हुआ था, हो रहा था, लेकिन सारे के सारे सपने टूट गए। उन्होंने उसी नाम से संगठन को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन मेरे जो भाव, मेरे विचार और मेरे पेट के अंदर जो सवाल थे, सोच थी, वो मेरी सही थी, और मैंने उनका विरोध नहीं किया। मैंने कहा शुभकामनाएं वैसा, अगर आप सही से चलाओगे तो हम आपके पीछे हैं, मुझे आपके नीचे जोड़ना है, आपसे नहीं चले
क्योंकि नेतृत्व करता। उनमें एक खासियत थी, उनमें से जितने सदस्य थे, भाषण देने में एक भी माहिर नहीं था पूरे संगठन में, बोलने में मैं ही था। उन्होंने उसके बाद में एक सभा भी रखी, लेकिन सभा में मतलब ऐसी नौबत आने लगी कि बोले कौन। और फिर धीरे धीरे, जैसे भी, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो फेल हो गए, हम सक्सेस हो गए, वो भी हमारे साथ ही हैं और धीरे 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 आगे के पावदान पर पहुँचे। तो माधव सिंह जी, आपने ये समिति का गठन किया था, ये कब किया? ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी का जी। इसका गठन 2019 में किया था मैंने, 4 अगस्त मेरे जन्म दिवस के अवसर पर। इसका विचार तो मेरे को, जब बीकानेर में पहला कार्यक्रम था तो मेरे जो साथी नाराज हुए थे इसी बात पे हुए थे। मैंने उनको एक बोलते, जितने अब साथी जुड़े हुए हैं, प्रति महीने 100-100 रुपये एक जगह इकट्ठे करके और अपन किसी की हेल्प के लिए आगे कदम बढ़ाए, संगठन को चलाए, पैम्पलेट छपवाएं, वो करें सारी चीज़ें। मैंने कहा वो काम आएगी। तो उसमें से कुछ साथियों ने भ्रम फैला दिया कि ये तो पैसे मांगने शुरू कर दी ऐसे करके। तो फिर मैंने कहा अब मैं, उन्होंने साथ छोड़ने के बाद, अब मैं पहले तो मेहनत करूंगा 3-4 साल, लोगों को विश्वास दिलाऊंगा, उसके बाद में फिर मैंने 2019 में ये ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी के माध्यम से ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट में जुड़ा हुआ व्यक्ति, लगभग 500 व्यक्ति अभी जुड़े हुए हैं। वो व्यक्ति जो भी है, 21 है, 51 है, 100 रुपये ट्रस्ट में डालते हैं, उसकी लिस्ट बनती है ग्रुप के माध्यम से, प्रति महीने लिस्ट जारी होती है, इतना पैसा आया है और किन किन को दे रहे हैं वो भी सारा का सारा उसमें आ रहा है। तो ये धीरे धीरे शुरू किया था और आज ये एक भारतीय संस्कृति को देखा जाए तो मैंने जन्म दिवस के अवसर पर या तो रक्तदान शिविर या जरूरतमंदों की हेल्प, ऐसे में तो कुछ साथी ऐसे हैं जो बाहर बैठे हजारों किलोमीटर दूर विकास कमेटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके बच्ची का बर्थडे तो वो 1100 रुपये ट्रस्ट में डाल देंगे, बोले मेरी बच्ची का बर्थडे है, केक वेक पार्टी नहीं करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे कमेटी में लगभग 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख साल का बजट आता है। वो बजट आगे लोगों में खर्च करते हैं और लोगों को उम्मीदें हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पैंसने करके रखी, जिनको उम्मीद नहीं थी विकास कमेटी से कि इतना कर पाएंगे। कि मैं मेरे पास से कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो मेरे हृदय से, मेरे मारवाड़ी में क्या आंतरा में निवास करने वाला जगह साथीड़ा है, ब्यारी बदौलत ही विकास कमेटी चले और बे प्रति महीने जो को ब्यारो सहयोग और मैं ब्यारो विश्वास जीत्यो है जो को रात दिन संघर्ष कर सकूँ। आज दुबई में बैठो कोई साथी 100 रुपया प्रति महीने ट्रस्ट में देवे, वो साथी दुबई से आके या जोधपुर में किसी जरूरतमंद को 20 रुपये नहीं दे पाएगा क्योंकि दुबई में बैठा है, भावना है उनकी देने की, 20 नहीं 100 देने की, दे नहीं पाएगा। तो संगठन अगर, कमेटी अगर एक महीने के अंदर 5 लोगों की हेल्प करती है तो 20-20 रुपये उनके पांचों के पास पहुंच गए। हो सकता है 20-20 नहीं पहुंचे, 15-15 पहुंचे होंगे, लेकिन पहुंचे। उस सेवा भाव से लोगों में जागृति और लगातार निरंतर अच्छे कार्य करने में सफलता हासिल कर रहे हैं। 11 कन्या, लगभग 10-11 शादियां भी करवा चुके हैं और 32 जरूरतमंदों को प्रति महीने 551,000 ऐसी पेंशन भी दे रहे हैं, जो सरकारी पेंशन मिलती है उस हिसाब से, और ऐसे लोगों को सहायता भी मिल रही है और मुहिमों के माध्यम से बड़ी बड़ी मुहिमें उठाते हैं जिसमें 36 कौम के साथी इसमें सहयोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या लिया है कि आगे जाके मतलब हम इसको एक उद्देश्य के तौर पे विकास समिति को चलाएंगे, इसका क्या उद्देश्य था? विकास कमेटी का आगे जाके सर उद्देश्य यही है कि जिस वक्त मैं बताना भूल गया आपको, मैंने जो मेरा नया जिंदगी का मोड़ आया था, कैंसर मम्मी का, वहाँ से छुटकारा पा के थोड़ा वापस जाना चाहता हूँ। तो उसमें मैं उसके बाद में नौकरियों को, जो मैंने नौकरियाँ की थी अलग अलग जगह, उसमें से मेरे एक यादगार जिंदगी की नौकरी थी एक, मैंने नगर पालिका की जो नौकरी होती है वो, उसको छोड़ के मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो मैंने किया नहीं, लेकिन मैंने लंबे समय तक एक ही काम किया था, वो मोबाइल की दुकान रिपेयरिंग के, मैं खुद मास्टर रिपेयरिंग का गांव में चलाई थी वो तो 3-4 साल। लेकिन उसके बाद में मैंने जोधपुर की सिटी बसें, जयपुर में भी है लेकिन जोधपुर की सिटी बसें, जोधपुर में लोग कहते हैं कि जो सिटी बस पर 6 महीने या 1 साल कनेक्टराई कर लेता वो जिंदगी नहीं, भारत नहीं विश्व के किसी कोने में वो व्यक्ति अटक नहीं सकता है। तो मैंने खुद ने 1.5 साल तक कनेक्टराई की और उसी जीवन में हमारी सोच, उसी वक्त विचार सारे आ रहे थे लेकिन पास में कुछ नहीं था, और उसी वक्त जो महीने में पैसे कमाते, मैं 10-12 हज़ार रुपये कमा लेता था सिटी बस पे, क्योंकि कुछ सिटी बस का मालिक दे देता था और कुछ हम छुपा के रख लेते, एडजस्टमेंट कर लेते थे, एडजस्टमेंट मतलब छुपा के चोरी करते थे, सीधी बात है, रख लेते थे। वो जीवन था, वो जरूरत थी। लेकिन एक सिद्धांत था, जो मालिक देता वो पैसे तो घर पे भेज देते थे, जरूरत थी।
और जो छुपा के रखते उनके ये पैम्पलेट छपवा लेते, ओम बनना टाइगर फोर्स माधो सिंह उदट ऐसे लिख के नंबर दे के बसों में, सिटी बसों में आज भी लगे हुए चिपकाए। वो एक जुनून था, एक दिन छुट्टी करके सारी बसों में चिपक देता। वो नाम सोचता कि लोग सोचेंगे नाम पढ़ेंगे, क्योंकि गांव के लोग कहते थे ये क्या है, ये तो गांव में है, क्या है, बाहर कुछ नहीं है। मैं चाहता था गांव वाला इस बस में कभी तो कभी चढ़ेगा, मेरा तो वही टारगेट था। तो उस हिसाब से मैंने सिटी बस का जीवन, जो मैं आज भी मेरे कई मित्र है वो किसी को बताता हूँ वह असंभव मानते हैं कि ये थोड़ी होता है, बिल्कुल हुआ है। और मुझे आज भी रूट भी याद है, सोचती गेट नहीं सड़े घंटाघर बाहर रोड पाल रोड के मेरे को दिलेवा चक्की बच्चा पुन में, मतलब फटाफट बोल देते थे। और जो वो आधा घंटा का रूट रहता था, यहाँ से सवारी चढ़ाई वहाँ उतारी, फटाफट फटाफट दिमाग को। लेकिन लक्ष्य एक ही था कि ओम बनना टाइगर फोर्स का नाम ये जो खंभों पे लिखने से शुरू किया था, ये पेपरों में आना चाहिए, टीवी पे आना चाहिए, और ज़रूरतमंद गरीब और जो हेल्प जो बेसारे लोग हैं उनके दिल के अंदर ये होना चाहिए। माधव सिंह जी, कैसे पता करते हैं कि हकीकत में ये व्यक्ति जरूरतमंद है, इसका आप कैसे पता करते हैं? बिल्कुल सर, इसका पता करने के लिए देखो मुहिमें आती है आजकल, इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग ऐसे ही किसी को सुला के वीडियो बना के ये पेटीएम नंबर है, कोई लेडीज़ को रोके मेरे इनके पैसे लेने आते हैं, लेकिन नहीं। सर्वप्रथम वीडियो प्राप्त होता है या कोई मैसेज प्राप्त होता है, उसके बाद ग्राउंड स्तर पर, क्योंकि लगभग पूरे भारत में सदस्य हैं ही हैं, जहाँ की मुहिम है वहाँ का नज़दीक गाँव का कोई न कोई, अनजान को तो किसी को कर नहीं सकते। ये आप रियल में ये काम करते हैं या खाली दिखावा कर रखा ओम बना फोर्स ऐसा कुछ, ये रियल में करते हैं क्या? ये अगर हम रियल में नहीं करते नहीं आपसे तो मतलब हमारे साथ लोग कैसे जुड़ते, विकास कमेटी कैसे चलती, और कुछ काम जो रिजल्ट सामने लोगों के, जो आपने शायद न्यूज़ के माध्यम से ऐसे देखते हो, 32 लोगों को प्रति महीने पेंशन कैसे देते, उसका भी एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे प्रेस को, उन 32 लोगों को बुला के मीडिया के मुताबिक धन्यवाद के रूप में विकास कमेटी के कार्यकर्ताओं को। और फिर हम दावे के साथ कैसे कह सकते, क्योंकि हमें और कोई लालच है नहीं, दावे के साथ हम कैसे कह सकते हैं कि हम कुछ कन्यादान करना है तो हम हाँ भर लेते हैं, क्यों? विश्वास है, काम किया है, लोग जुड़े हुए हैं। तो ये आप इस संगठन की गहराई तक जाओगे, और अब तो इतने संगठन इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, गहराई की जरूरत ही नहीं, 2-4 घंटे में पता कर सकते हो। तो जरूरतमंद लोगों का हम पता ऐसे लगाते ग्राउंड स्तर पर, व्यक्ति को, कार्यकर्ता को भेजकर, जहाँ तक संभव होता है पता लग जाता, नहीं तो खुद जाकर पहले उसकी रियलिटी। एक गांव में किसी गांव से न्यूज़ आई है तो उस गांव के 20 व्यक्तियों को पूछना कि हकीकत में, और जो गरीब या ज़रूरतमंद, गरीब नहीं कह सकते, बेसहारा होता है, ज़रूरतमंद होता है, कोई भी बता सकता हाँ फलाना आदमी को ज़रूरत है। फिर उसके लिए विकास कमेटी से जो होता करते हैं, और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग ज़्यादा, उसके माध्यम से वीडियो वायरल करते हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, मग सिंह नेवरा करके ओसियां के चौहान है, गुर्दे गड़ गए थे उनके, तो उनका वीडियो हॉस्पिटल में मिलने गया था, उन्होंने बोला 3-4 लाख आ जाए तो एक बार डोनेशन कराते हैं, वो जो कराते हैं ना गुर्दों की, वो सही 3-4 लाख सहायता हो जाए तो बढ़िया है, हो जाएगा। और वो मैं तो कहता हूँ उससे बड़ा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। 24 घंटों में 24 लाख आए थे, सर्वप्रथम वीडियो डाला था, और लोगों ने कड़ी से कड़ी जोड़ के कम से कम 50 लाख जयपुर में इलाज हुआ, गुर्दे वगैरह डाल दिए, रेडी है। और अभी 3 बजे जो हमारी मीटिंग होगी उसमें भी आ रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं और कर दो, मैं ये नहीं कहता कि उनको पूरी हेल्प हमने की, लेकिन एक भाव थे, आगे से आगे लोगों का जुड़ाव था, लोगों को विश्वास था। आज राजस्थान में कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो माधो सिंह उदट ने किसी जरूरतमंद के पास बैठ के हेल्प की अपील की है, लोग आंख मूंद के उसको सहयोग करेंगे, क्योंकि जितना 2019 से लेकर आज तक पिछले 2-2.5 सालों में विकास कमेटी के माध्यम से जो कार्य किए हैं वो सभी के सामने बिल्कुल आंखों के सामने दिखते हैं, आंख मींचने के बाद भी दिख जाते हैं, ऐसे ऐसे कार्य। माधव सिंह जी, आपने कहा कि हम 36 कौम को साथ में लेके काम करते हैं, तो 36 कौम को कैसे, आप तो एक कई बातों में तो आपकी बातों में झलक रहा है कि क्षत्रिय, दूसरा आप कहते हैं कि मैं 36 कौम को साथ लेके काम कर रहा हूँ, वो कैसे करते हैं? देखो रही बात क्षत्रिय की, मुझे गर्व है, मैं क्षत्रिय का घर पैदा हुआ हूँ। और राजपूत का धर्म क्या होता है मैंने पहले भी बताया, रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाय पण वचन। इसका मतलब आपका मतलब आपको गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ, और मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो मुझे गर्व, मतलब मैं एक गर्वहीन हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसका मतलब ये हुआ। आप अपने कार्यों पर गर्व है, क्षत्रिय का, मैं क्षत्रिय हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मतलब इसका मतलब मेरा सौभाग्य नहीं है आप ब्राह्मण हो, आपका नहीं। सौभाग्य है सर, आप ब्राह्मण हो, आपका सौभाग्य, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा सौभाग्य। और क्षत्रिय का धर्म क्या है, ये जो दोहा कहा ना मैंने,
खुद भूखा सो जाए, खुद भूखा सो जाए 36 कौम की रक्षा करने के लिए। आज तक इतिहास उठाकर देख लो, जिन जिन अब पहले जो सर कटाए क्षत्रियों ने, हम मान लेते हैं वो क्षत्रिय अब नहीं रहे तो वो समय भी नहीं रहा, वो क्षत्रिय अब नहीं रहे तो वो समय भी नहीं रहा। और अगर माने कि क्षत्रियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं अपने आप को क्यों क्षत्रिय किया, जाति कभी दूर नहीं होती है, क्षत्रिय हूँ क्षत्रिय रहूंगा, लेकिन मैं क्षत्रिय होने के नाते मेरा धर्म है रक्षा करना, 36 माधव कौम को सिंह साथ जी, लेकर चलना। आप मतलब सेवा नहीं करके मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मतलब क्षत्रिय हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ? नहीं, अगर मैं सेवा नहीं करता उसके बाद में मैं 24 घंटे जोर जोर से बोलता मैं क्षत्रिय हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं अगर 36 कौम को मैनेज करने का मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं 36 कौम को साथ लेकर चलने की मेरे पास क्षमता नहीं है, या फिर 36 कौम की हेल्प नहीं कर सकते, तो फिर हाँ ठीक है, पैदा हो गए क्षत्रिय हैं और चले जाएंगे। तो कभी ऐसा तो नहीं हो कि 36 कौम को साथ में लेके आप राजनीति में उतरना चाह रहे हो? राजनीतिक जीवन की जहां तक बात आती है, नहीं, आपका उद्देश्य मतलब आप बार बार यही दोहराना चाह रहे हैं हाँ ये सभी कि को मैं 36 कौम को साथ ले देता हूँ। एक आम नेता कहता है कि मेरे सभी 36 कौम के सभी मेरे भाई बहन हैं, वही दुआ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं है कि आप राजनीति में आना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन किया है ये आपका क्वेश्चन नहीं, ये जो हम 36 कौम को साथ लेकर चलना और जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ये सवाल आता है कि अब ये किस पार्टी में फुदकने वाले हैं, बीजेपी या कांग्रेस सपा बसपा, लोगों का विचार आता है। लेकिन ये बात मैं बतानी भूल गया था, ज़्यादा तौर पे मैं पहले ही बता देता हूँ बैठते वक्त, मैं मेरे 2 बच्चे हैं और गौ माता है, उनके खून की कसम खा रखी है, मैं जिंदगी में, बाकी चुनाव तो बहुत बड़ी बात होती है, वार्ड पंच का भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसी उद्देश्य से तो मैं हर जगह भाषण की शुरुआत करता हूँ, तो लोगों को फिर ये हो तो जाता है, आज करो लाखों लोग देखेंगे, कल न मैं किसी राजनीतिक में जाता हूँ, क्या मेरे बच्चों की खून की कसम या गौ माता के खून की कसम या क्षत्रिय होने का कुछ जुबान से निकले हुए शब्द झूठ हो सकते हैं? और देखते जाओ, बैठे हैं देखते जाओ, ऐसा तो है नहीं कि कोई देख नहीं पाएगा। राजनीतिक में मैं शाम को जाके वापस सुबह आ जाऊंगा, वो तो राजनीतिक नहीं, जैसे मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, वैसे ही आपने एक नारा बना रखा है कि 36 कौम का साथ। 36 कौम का साथ, लेकिन मेरे संगठन से जुड़े हुए, मेरे नहीं कह सकता, हम सभी का जो संगठन बना उससे जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को आज पिछले 8 सालों से चल रहा है, हजारों ऑफर आते हैं। नहीं तो उमना टाइगर फोर्स के कोई कार्यक्रम में मंच पर राजनेता नजर आएगा, नहीं किसी राजनीतिक मंच पर उमना टाइगर फोर्स नजर आएगी, या मैं कैसे माधव सिंह उद्दट नजर आएगा, ऐसा कभी असंभव है। और हम ये विकास, अगर हम राजनीतिक में जाना चाहते हैं तो विकास कमेटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही 100-100 50-50 रुपये ट्रस्ट में सहयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सांसद के पास, एक मंत्री के पास पन्ना रख देते, भाई 50,000 रजिस्टर्ड सदस्य है, कितना देगा, हम तेरे साथ हैं, प्रचार करेंगे, तो वो नेताजी। ये आगे का प्लान है? आगे का नहीं बता रहा हूँ, करना होता तो कब का कर लेते हैं, नहीं आगे का कुछ, आगे विकास कमेटी के माध्यम से करने का ही प्लान, ये तो हमारे पास। तो फिर ये आपकी जान में, ये अचानक दिमाग में कैसा है कि सांसद के पास हम चले जाते रहे, 50 रख देते? अक्सर 90% संगठन वाले और ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से आप भी आसानी से सवाल पूछते हैं, क्योंकि आपका सवाल वाजिब है और होता ही यही है। आपके पास कितनी, कौन सी पार्टी का ऑफर आया? ऑफर का नहीं, ऑफर तो अब क्या, पार्टियों में शामिल होने के लिए कौन नहीं करता, क्षेत्र से या किसी भी पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा से। कौन सी मैं तो किसी से आज तक। माधव सिंह जी, मैंने जो प्रश्न पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया, मैंने तो ये पूछा आपके पास कौन सी पार्टी का ऑफर आया है? ऑफर तो कहाँ से आएगा, जब हम हर मंच पे भौंक रहे जोर जोर से, कसम खा ली है कसम खा ली है, फिर कैसे आएगा? लेकिन अंदरूनी गलियों से अंदरूनी बातें आती है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि हमारे नेताजी खड़े हैं, हमारे लिए तो कोई भी पार्टी मायने नहीं रखती है। क्योंकि मान लिया किसी पार्टी के थोड़ी नज़दीकी हम बढ़ा लें, मान लिया बढ़ा लें, उसका नुकसान क्या होगा? कांग्रेस की सरकार है, हम कांग्रेस के नज़दीक हैं, या बीजेपी की सरकार, हम बीजेपी के नज़दीक हैं, तो बीजेपी की 5 साल तक जब तक सरकार रहेगी, किसी जरूरतमंद के साथ अन्याय होगा उसमें हम आवाज नहीं उठा सकते। अक्सर नेताओं में ये होता है, इस चीज को देखकर ही तो पार्टी। अन्याय किस टाइप का अन्याय की बात कर रहे हैं आप? अन्याय तो सर काफी प्रकार के होते हैं। किस टाइप के? कोई गांव में गरीब आदमी, ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी कोई जमीन हड़प लेता है, किसी को मारपीट करके निर्दोष को मार देते हैं, बड़े लोगों के पास पैसे होते हैं, छूट जाते हैं, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आज पैसा सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक, और साइकिल वाले से लेके
फॉर्चूनर वाले तक, और छोटे डिपार्टमेंट से लेके मोटे भ्रष्टाचार का तो चारों तरफ से चल रहा है, तो उसमें पैसा ही चलता है, तो उनकी आवाज कौन उठाए। हो सकता है ऐसे कई के मंत्री बैठे हैं आजकल, वर्तमान सरकार में भी है, जिसको महाराणा प्रताप के बारे में उपशब्द कह सकते हैं, कोई भी असामाजिक तत्व आके हिंदुस्तान के किसी महापुरुष के बारे में बोल जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होता है। इसके लिए आवाज उठानी पड़ती है। आवाज कब उठती है? जब हम संगठन और पार्टियों से दूर रहते हैं। अगर पार्टियों के चिपके हुए होते तो जिस पार्टी ने गलत किया उसके खिलाफ तो बोल भी नहीं सकते, चुप रहना पड़ता है। क्योंकि अक्सर नेता कहते हैं पार्टियां हमारी माँ बाप होती हैं। हमारे माँ बाप तो वही हैं जिन्होंने हमें पैदा किया, हमारी कोई पार्टियां माँ बाप नहीं। हाँ, विचार मेल खाते हैं। मोदी जी के जो विचार है देश के प्रति, उनका हम सम्मान कर सकते हैं। और मेरा खुद का एक वोट है, वो मैं किसको दूं वो मुझे पता है। बाकी मैं मेरे घर वालों को भी नहीं कह सकता हूं कि आप बीजेपी को वोट करो या कांग्रेस को करो, या मेरे संगठन से जुड़े हुए किसी सदस्य को आज तक। यानी घर वाले कहना नहीं मानते, मनाना भी नहीं है ऐसी बात में। बाकी चीज में सब में मानते हैं, राजनीतिक में अपने जो चाहे जो करो। अच्छा। हाँ, इसमें कहता मनाना भी नहीं है मेरे को। मना के मैं क्या करूं क्या? किसी के समर्थन में नहीं हूं तो मैं क्या करूं? वोटों का इकट्ठे करके क्या करूं? भाई तुम तुम्हारे जो मर्जी को करो। आपकी विकास समिति का मुख्य उद्देश्य आगे क्या प्लान है कि इससे और ज्यादा आगे बढ़े, उसका आपने क्या सोचा है? ओम मन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी जिस वक्त शुरू की थी, उस वक्त देवीलाल सुथार करके सर्वप्रथम प्रथम नंबर सदस्य जो या लोहावट के पास के वो जुड़े थे। और मुझे उम्मीद विश्वास तो था ही कि कमेटी में मेंबर जुड़ेंगे और अच्छी चलेगी कमेटी, निरंतर अच्छा कार्य करेंगे। बस संगठन होने का मतलब ऐसा कुछ तो पर्सनल जातियों के संगठन है, जातिवाद का झंडा लेके दूसरे जातियों को उनका विरोध करके ऐसे भी चलते हैं। लेकिन हम अगर इतने अपने पास दिमाग है, अपने साथी लोग जुड़े हुए हैं, सेवाभावी सोच है, तो विकास कमेटी को अब जितने 500 बंदे जुड़े हुए हैं, अच्छा कार्य हो रहा है, ठीक है। नए साल से एक टारगेट बनाएंगे, उन 500 बंदों को बोलेंगे एक एक साथी अपना, वो अपने साथियों को जोड़ते ही हैं, अच्छे कार्य आगे शेयर करते हैं तो एक एक साथी और जुड़ जाता है। रक्तदान के क्षेत्र में जो हमारे संस्था के माध्यम से काम करते हैं, तो उसमें ये जो जातिवाद की बातें जो राजनीतिक गलियारों से आती है, धर्मवाद की बातें राजनीतिक गलियारों से आती है, उनको हम बिल्कुल दूर रखते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस वक्त डिलीवरी केस होता है, कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप बार बार लोगों को धमकी देते हैं कि मेरे पास 500 आदमी की टीम है करके, ऐसा कभी हुआ है? अगर ऐसा होता नहीं, राजनीतिक पार्टी में जैसे या फिर कहीं और जाति विशेष, राजनीतिक में तो धमकी वहां देनी पड़ती है जहां, यानी कि आप यूज करते हैं? नहीं करते। तो आपने कहा कि वहां देना पड़ता है, आपने तो कहा है। धमकी क्या? किसी के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जो जिन लोगों की, अच्छे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती है, धमकी की जरूरत ही नहीं। उनको पता है हजारों लोगों का काफिला है, किसी भी वक्त खिलाफत कर सकते हैं, सही के लिए तैयार है। बाकी हम वो ये मानो जो संगठन का मुखिया इतने आंदोलन होते हैं, कुछ ना कुछ झूठे, जो चाहे मन मर्जी करें, झूठे या सच्चे, मतलब वो मन मर्जी का नहीं, झूठे या सच्चे केस लगते हैं। मैं एक दुनिया का एक ऐसे संगठन का कह सकता हूँ, दुनिया के एक ऐसा आदमी हूँ जो संगठन का मुखिया हूँ, संस्थापक हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक भी मुकदमा आज तक दर्ज नहीं। किसी और को आगे करते हैं तो कोई सवाल भी खड़ा नहीं होता। और तो मैं जाऊंगा, ये लाल टोपी देखेगा तो और को कौन लेगा? वही है नाम सबसे पहले। और अगर कोई सभा करते हैं, अगर कोई रणनीति तय करते हैं, युवा साथियों को मिलाकर कोई कार्य करते हैं, उसमें भी अगर हमारी उसमें आए हुए कार्य कोई विरोधी भी गलत काम कर देता ना, इल्जाम मेरे पर ही आता। लेकिन मैनेजमेंट एक ऐसा करते हैं कि युवाओं की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, युवाओं को ऐसे रास्ते पे नहीं धकेलना चाहिए जिससे अपने, और किसी को भी नहीं कहते कि हमसे जुड़ो। जो शिक्षा के क्षेत्र में जीवन में है, पढ़ाई के जीवन में, उनको जोड़ते नहीं। जो बिजनेसमैन, ऐसा क्यों शिक्षा वाले आपके साथ नहीं जुड़ते, अनपढ़ ही जुड़ते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में समझे आप, 12वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई का लेवल है, वो अभी क्या सेवा करेंगे? खुद सक्षम होने के लिए सोचे, संगठनों में, पार्टियों में, इन चक्कर में आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, कोई भी युवा साथी किसी भी प्रकार के संगठन या संस्था में जब तक तुम खुद सक्षम नहीं हो तो सेवा कैसे करोगे? कितनी साल के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? साल में नहीं सर, इसमें अब जो कुछ एक मेरे जैसे गांव के लोग, अभी आपने कहा कि मतलब, या तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब पढ़ाई जीवन हो गया ना सर। पढ़ाई तो 35 साल वाला भी करता है, तो वो जब तक पढ़ेगा तो ऐसी चीजों में ध्यान थोड़ी देगा। अब जैसे मेरे जैसे गांव वाले हैं, 10वीं में ग्रेस लग के पास हो गए, और अब कोई हो सकता है कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
जैसे हमारे बिजनेस चलते हैं, जैसे हॉस्टल है, युवराज हॉस्टल करके 70-75 बच्चे हैं उसमें, उनको मैनेज करना है, कपड़े का काम चल रहा है उनको मैनेज करना है, ऐसे काम है। और गांव में भी खेती बाड़ी का काम भी संभालना पड़ता है, मतलब दूसरों को देख के संभालना पड़ता है। माधव सिंह जी, ये भी आपने कहा था कि मैं कहीं जाता हूँ तो 500 लोग मेरे साथ हैं, और जो 500 लोग हैं वो तो सब बिजनेस करते हैं, कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है। बिल्कुल। वो आपके साथ आते कैसे हैं? वो साथ आया, जरूरत भी नहीं पड़ी ना, किसी को धमकी देनी नहीं है, सर गड़ाने नहीं है, और राजनीतिक पार्टियों को ताकत दिखानी नहीं है। वो सब मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, डिटेल उनके पास जाती हैं, वो उनका सहयोग हमारे साथ है। और हम जो फ्री होते हैं जिस जिस क्षेत्र में जो साथी, वो जाके वो सहयोग सौंप देते, दिल से जुड़े हुए हैं वो लोग, उनको सर गड़ाने की हमें कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम राजनीति से हजारों कदम पर माधव सिंह जी, आप बार बार कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ और आप 36 कौम को साथ में लेके जुड़े। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं आपके संगठन से जुड़ा हूँ, मेरे साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसका समाधान कैसे करते हैं और उसको कैसे लेके चलते हैं कि इनका तालमेल होगा? तालमेल सर्वप्रथम दोनों पक्ष देखे जाते हैं, कौन गलत है कौन सही है। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के साथ गलत हुआ या क्षत्रिय के साथ हुआ नहीं, यानी कि आपकी ये संगठन है वो न्यायपालिका का काम भी करती है? वो नहीं करती है, जितना संभव होता हम करते हैं। गलत कौन है, और आप अगर किसी क्षत्रिय के लड़के ने गलती की है, उदाहरण के रूप में बताता हूँ, किसी ने गलती की है, कोई गलत कार्य किया है, तो उसमें नहीं तो क्षत्रिय समाज पूरा गलत है, नहीं उसका परिवार गलत है, नहीं उसका गांव गलत है, गलत सिर्फ वो व्यक्ति है। और दूसरे समाजों के लोगों को भी उसी नज़र से देखना चाहिए कि गलत व्यक्ति होता है, जाति, धर्म, परिवार, गांव, रिश्तेदार, वो सारे गलत नहीं होते हैं। गलती करने वाला व्यक्ति गलत होता है, और गलत व्यक्तियों का साथ देने वाला, चाहे किसी भी एंगल से साथ देते गलत व्यक्तियों का साथ देने वाले, उससे भी बड़े दोषी होते हैं। और जातिवाद अक्सर ऐसे ही फैलता है कि ब्राह्मण के किसी एक लड़के ने गलती कर ली तो उसमें आवाज क्या उठेगी, ब्राह्मणों ने वो कर दिया। अरे ब्राह्मणों ने नहीं किया, उस एक मानव इंसान ने किया है, और वो इंसान असामाजिक तत्व की श्रेणी में आता है। इसलिए जाति धर्म कभी गलत नहीं होता है, गलत व्यक्ति होता है। वो किसी भी समाज से, किसी भी जाति से, किसी भी घर से हो सकता है, उसका कोई पता नहीं चलता। और गलत होता है, उसको गलत कहने की ताकत रखने वाला ही न्यायपालिका या कोर्ट नहीं कह सकते, लेकिन उसको एक इंसानियत के नाते इंसान कह सकते हैं कि कोई सत्यवादी की राह पर कोई इंसान ने कोई बात की। माधव सिंह जी, आप विकास समिति के अध्यक्ष हैं, और एक ज़माना वो था जिस टाइम आप एक चारागाह थे, और आज आप में काफ़ी चेंज आया है, और अपने आप को गर्व भी महसूस करते होंगे। जैसे आप बार बार दोहराते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय बना जी क्या करते हैं कि एक साथ अपने 4-4, 5-5 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, तो आपके साथ कितने बॉडीगार्ड हैं? सर बिल्कुल आपने बताया, और बताना भी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्षत्रिय बॉडीगार्ड लेके घूमे। अक्सर क्या होता है कि संगठन होती हैं, पार्टियां होती हैं, पार्टियों का लेवल तो अलग होता है। अब मुझे जहाँ तक नॉलेज है, राजनेता तो बॉडीगार्ड इसलिए साथ में रखते हैं क्योंकि उनको राजनीति के चक्कर में कुछ भी मंच से बोल देते हैं तो उनको डर रहता है कि कहीं गाड़ी पे पत्थर नहीं आ जाए, ठीक है। और ड्राइवर भी रखते हैं। ड्राइवर वो लोग रखते हैं जो पहले से सक्षम होते हैं और खुद वीआईपी होते हैं। मैं खुद, मेरी क्षमता है 24-25 घंटे गाड़ी चला लेता हूँ, आज तक किसी को गाड़ी चलाने नहीं देता, खुद ही चलाता हूँ। मेरे नहीं तो कोई ड्राइवर है, नहीं कोई बॉडीगार्ड है, और मेरे को किसी को साथ में रखने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि 36 कौम के लिए जो होता है अच्छा करते हैं। किसी को आज तक माधव सिंह उदट की इस जुबान से बुरा नहीं कहा है तो खतरा कहाँ होगा। चाहे इंडिया के किसी भी कोने में घूमो, करेगा वो राम राम ही करेगा, बाकी विरोधी अपना कोई है ही नहीं। और दूसरी बात, अगर किसी रिश्तेदारों में शादी में जाते हैं या किसी भी आमंत्रित कार्यक्रम में, जागरण में जाते हैं, खतरा किस चीज़ का है? एक देवता रूपी कार्यक्रम में जाते हैं, देवता के लिए जाते हैं कार्यक्रम में, वहाँ खतरा किससे है? सब अपने हैं। माधव सिंह जी, मैंने खतरे के लिए नहीं कहा है। मैंने तो आपको ये कहा कि मतलब जैसे आप एक चारागाह से होते और एक अध्यक्ष बने हैं, तो उस टाइम आपके मन में कई बार, जैसे बार बार आप दोहराते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, उस टाइम ये भी तो आता है कि मैं एक अध्यक्ष हूँ, तो उस टाइम ये नहीं लगता मेरे साथ 4 आदमी रहे करके? जरूर नहीं, अगर अच्छा काम करे तो 1000 आदमी रहेंगे। वो बॉडीगार्ड, बंदूकें, ड्राइवर, उनकी तो सहायता आवश्यकता पड़ती होगी, मुझे तो नहीं पड़ती, मुझे फील भी नहीं होता है। और फिर उनको रख के क्या, आज किसी रिश्तेदार की शादी में जाते हैं, उनके घर पे मैं 4 बॉडीगार्ड लेके जाता हूँ, या तो मुझे रिश्तेदारों पे विश्वास नहीं है,
जो मैं बॉडीगार्ड लेके उनके घर पे जाऊंगा? ठीक है, मैंने खतरे की बात नहीं की खतरा है तो खतरे के मैं एक बात समझ सकता हूं कि अगर किसी को खतरा नहीं है तो फिर साथ में रखने से क्या मतलब? दिखावा। वो तो हम कर ही नहीं रहे, वो तो सिंपल है। आज भी गांव जाते हैं, भेड़ बकरी अभी भी हैं घर में, अभी भी हैं, और सिंपल परिवार है, गांव में रहते हैं आज भी। आओ कभी दोरा धरती के दर्शन करो तो आप गांव जब जाते हैं तो क्या मतलब आपको लगता है कि वही चारागाह वाले हैं या वो अध्यक्ष बन गए, कि कैसा महसूस होता है? माधो सिंह उद्दट जब गांव जाता है, हम्म, पूरे गांव में हो सकते हैं अच्छे अच्छे वरिष्ठ लोग हैं, पैसों वाले लोग हैं, सब कुछ है। माधो सिंह उद्दट के लिए आज भी उस गांव में वो जो 5 लड़के अलग अलग जातियों के जो जुड़े हुए थे, जिनने शुरुआत की, वो साइकिलों वाला दौर, वो कोयलों से उमना, टाइगर फोर्स लिखना, गांव में घुसने से पहले 500 बंदों को फ़ोन करके वो ही रहते हैं साथ में, और मेरे लिए तो वही बॉडीगार्ड है। गांव में रहते तब तक उसमें से एक तो कोई लकड़ी का काम करता है, एक मिस्त्री का काम करता है गांव में, और एक कोई दुकान में रहता है, एक को गाना बजाने का काम करता है, एक बंदा है मेरा भतीजी है, वो फौज में लगा, प्रताप सिंह करके, उसका नाम मैं भूल गया था, वो फौजी है, और एक महेंद्र सिंह करके वो बालोतरा रहता है, कपड़े का काम करता। तो इसमें क्या है कि वो मेरे लिए सब, और गाँव वाले काफ़ी साल कन्फ्यूज थे, गाँव वाले भी नहीं, लोग भी इन लोगों को साथ रखते हैं। ये जो ईंटें चेपते हैं, मेघवा वाले मिस्त्री, इनको साथ रखते हैं, मतलब लोग कन्फ्यूज होते। लेकिन अगर मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में, जिस वक्त मैं गांव वालों के लिए खराब था, बदमाश था, आवारा था, उस वक्त मेरा साथ देने के लिए वो मेरे कलेक्टर की भूमिका निभा रहे थे, मुझे हैंडल करने की भूमिका निभा रहे थे। मुझे उनसे अभी कोई प्राप्त कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे उनसे कोई लालच नहीं है, मेरा एहसान है, क्षत्रिय का धर्म है, और अपने एहसान है वो मैं चुकाना चाहता हूँ। और ये कतई नहीं होगा, आप क्षत्रिय वाली बात फरमाई तो मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय का जाया हूँ, और क्षत्रिय धर्म निभा रहा हूँ। क्षत्रिय होने पर गर्व इसलिए है कि सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता है, और लोग हम पे विश्वास करते हैं। बस जगदम्बा से यही अरदास करते हैं कि यही कायम रहे। बल्कि मैं राजपूत हूँ, मैं महाराणा प्रताप को मानता हूँ। मेरा उद्देश्य या मेरे मन में ये विचार कभी नहीं आने चाहिए कि मैं अगर महाराणा प्रताप को मानता हूं तो भीमराव जी का, अम्बेडकर का विरोध करूं। ये मेरे नहीं तो मेरे को अधिकार है, और नहीं किसी भी देश के नागरिक को अधिकार है। अगर आपको अच्छा लगे तो किसी को मानो, किसी भी महापुरुष, किसी भी देवता को, लेकिन अपमान करने वालों को इस देश में जगह नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों का साथ समाज के ही कुछ लोग राजनीतिक गलियारों से दे देते हैं, जिससे जातिवाद और ये आपसी फैलता है। जैसा कि आज माधव सिंह उद्दट से मिले, उन्होंने बताया कि सभी जाति और धर्म को साथ में लेके चलने से एक संगठन की मजबूती होती है, और वही आगे जाके कामयाब होते हैं। वही आज माधव सिंह उद्दट के साथ हुआ है, और आगे बुलंदी छू रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।